Good morning, my dear students. How are you all? Today we will discuss chapter 3 प्लान एंड डेवलपमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा प्लान एंड डेवलपमेंट के बारे में। देखो आज हमें इस चैप्टर में क्या देखना है कि प्लान क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। और डेवलपमेंट मीन्स क्या जितने भी वर्ल्ड में जितने भी सिटीजन हैं, पीपल हैं, ग्रुप हैं, सोसाइटी हैं, क्या सबके लिए डेवलपमेंट एक जैसा होता है या डिफरेंट उनके व्यू होते हैं अबाउट डेवलपमेंट। और प्लान क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम पहले जैसे हमें 5 ईयर्स में क्या काम करना है हम प्लानिंग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले हमने एक बार देखा है कि पोस्को एक कंपनी है, कहाँ की ये है बेटा, कोरियन कंपनी है। ये हमारे यहाँ पे क्या लगाना चाहती थी, एक प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन जिस जहाँ पे लगाना चाहती थी वहाँ के जो ट्राइबल एरिया था, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मना कर देती है कि कहते हैं हमारे को यहाँ प्लांट वगैरह नहीं लगवाना। लेकिन कोई भी स्टेट क्या चाहता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट कब होगा, जब आप वहाँ पर कोई ना कोई इन्वेस्ट करेगा तो क्या करेंगे, कंपनी लगाएंगे, फैक्ट्री, कंपनी क्या लगाएगी, फैक्ट्री लगाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे बेटा एनवायरनमेंट ख़राब होगा। अब ज़रूरी तो नहीं है ना जहाँ पर ये लगे वहाँ के रहने वाले इस चीज़ के फेवर में हों। तो ऐसे ही हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट पीपल के लिए प्लान्ड जो डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग है। अब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है बेटा वो चाहती है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके बाद MOU साइन करना पड़ता है। और गवर्नमेंट बिलीव कर लेती है कि हाँ MOU साइन कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं अपना एक प्लांट लगाने की परमिशन देंगे। लेकिन जिस एरिया में वो लगाना चाहते थे उस एरिया के सिटीजन वहाँ से मना कर देते हैं। अब गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, ये अगर मना हो जाता है तो उनके लिए कि ये डिसरिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है। ठीक है बेटा, इसी चैप्टर में हमने ये देखना है MOU साइन हो जाता है लेकिन कहीं पर भी वहाँ के जो आम पीपल इसमें एग्री नहीं होते। अब देखेंगे कि जो ये डेवलपमेंट अलग अलग है, यहाँ पर इसके बारे में पॉलिटिकल कंटेस्टेंट देखेंगे क्या विवाद क्या है डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है बेटा, यही देखने वाले हैं। अब देखो ध्यान से आगे इसी चैप्टर में सबसे पहले आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है आपको अभी बताया था। कोई भी कहीं पर भी सबसे पहले अगर डेवलपमेंट होती है तो वहाँ पर क्या होगा, विवाद होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। और डेवलपमेंट का मतलब हमने यहाँ से लिया बेटा वेस्टर्न से क्यों लिया है, क्या यहाँ से देख लो अब ध्यान से पूरा। डेवलपमेंट का मतलब क्या दिखाया गया है बेटा, देखो डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न। अगर डेवलपमेंट का मतलब हम लगाते हैं तो क्या होता है, मॉडर्न होना है। और मॉडर्न का मतलब क्या होता है बेटा, देखो मॉडर्न वाज अबाउट बिकम मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट के जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं उनकी तरह ही हम अगर मॉडर्न होना चाहते हैं तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स है उसको तोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को कैपिटलिज्म करना पड़ेगा, लिबरलिज्म करना पड़ेगा, ओपन मार्केट करनी पड़ेगी, मार्केट पर किसी भी गुड्स पे कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ें सारी होंगी तो हम क्या हो जाएंगे, मॉडर्न हो जाएंगे। अब जैसे ही इंडिया बेटा 1947 में इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है उसके सामने भी यही प्रॉब्लम आती है, वो किस चीज़ को अपनाए। मेन प्रॉब्लम क्या थी बेटा, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले हमारे पास 2 मॉडल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मॉडल हमारे पास किसका है बेटा, लिबरल कैपिटलिस्ट का है। मतलब हम या तो USA या यूरोप में जो मैटर चल रहा है, जो मॉडल है उसको अपना लें, या दूसरा था बेटा हमारे पास सोशलिस्ट मॉडल। इसका मतलब क्या था, USSR। जैसे USSR ने फॉलो किया था। आप देखो क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या है, हर एक चीज़ किसके कंट्रोल में होगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। ठीक है बेटा, और अमेरिका वाले में क्या होगा, सब कुछ क्या होगा, प्राइवेट होगा। वहाँ पे प्राइवेट ज़्यादा से ज़्यादा पूरे कंट्रोल किसका रहेगा, मार्केट पे जो इंडस्ट्रीज है उनका रहेगा, बिजनेसमैन का रहेगा। लेकिन यहाँ पे USSR में क्या होने वाला है बेटा, सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में होने हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। प्राइवेट वाला सिस्टम ख़त्म है। अब इंडिया परेशान, इंडिया वाले क्या चाहते हैं कि ना तो हम पूरे तरीके से इसको फॉलो करने वाले हैं ना हम इसको फॉलो करने वाले हैं, हम तो कुछ अलग ही लेकर आएंगे। अब कुछ हमारे नेता क्या चाहते थे कि हम किसको सपोर्ट करें, अमेरिकन वाले को सपोर्ट करें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या किया बेटा, हमने मिक्स इकोनॉमी को अडोप्ट किया। हमने कुछ चीज़ें किसकी ले ली, इनकी ले ली, कुछ इनकी ले ली। इसलिए क्या लेकर आए हम अपने लिए, मिक्स चीज़ें लेकर आए, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आते हैं। अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में प्लानिंग क्या है। चैप्टर का नाम ही है बेटा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट।
प्लानिंग क्या होती है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए अपने एक फिक्स ये रख लिया कि हम ये प्लानिंग करते हैं और ये हमारा 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब वो कहते हैं जो प्लानिंग वाला सिस्टम है बेटा वो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब ये देख लो आप, नेहरू जी हैं यहाँ पर बातें कर रहे हैं, पीछे डिस्क्रिप्शन आ सकता है। देखो, नेहरू एड्रेसिंग द स्टाफ ऑफ प्लानिंग कमीशन का जो स्टाफ है उसके बारे में बात करें। इंडिया में प्लानिंग कमीशन आने वाला है। देखो बेटा किस तरीके से बातें चल रही हैं, प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा ये चल रहा है। ये देख लो आप, लुक एट दिस पिक्चर। अब हमने देखा प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग के पूरा वर्ल्ड, जितना भी वर्ल्ड है सभी प्लानिंग के पक्ष में थे। अब सबसे हैरानी वाली बात है, जो प्लानिंग कमीशन है वो एकदम से नहीं आता है। अब ध्यान से देखो बेटा, प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट ए सडन इन्वेंशन, इन फैक्ट इट हैज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। कई बार हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं बेटा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेनर हैं, मतलब उद्योगपति हैं, उद्योग करने वाले हैं, वो उनका कंट्रोल किस पे रहता है? कैपिटल पे रहता है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कैपिटल को क्या कर दे ना, मार्केट पर उनका कंट्रोल रहता है और वो नहीं चाहते कि मार्केट में जितने भी गुड्स आते हैं उस पर कंट्रोल किसका हो? गवर्नमेंट का हो। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जितने भी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेटा, 1944 आप लिख लो, यू हैव टू राइट दैट 1944 में एक ड्राफ्ट आता है, उसको बोलते हैं बेटा ज्वाइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ए प्लान्ड इकोनॉमी इन द स्टेट टू टेक और मेजर इनिशिएटिव इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट्स। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। अब क्या समझ में आया आपको कि इंडिया में पहली बार ऐसा होता है, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन लेकर आओ, और इसके लिए वो क्या लेके आते हैं? वो बॉम्बे प्लान लेके आते हैं। कब लेके आते हैं? 1944 में। ठीक है बेटा, इस तरीके से प्लानिंग कमीशन हमारे यहाँ पर सेटअप हो जाता है और उसके चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे अर्ली इनिशिएटिव्स। हमने क्या क्या सोचा 5 ईयर्स के लिए, हमने प्लान बनाया। हमने क्या सोचा बेटा? सबसे पहले हमारे यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म कर दे। ठीक है, देन हमने सोचा कि कुछ हम बजट वाला प्रोग्राम लेकर आते हैं। मतलब क्या करते हैं बेटा, एक तो हम 5 ईयर के लिए प्लान करेंगे तो उसको क्या करेंगे? उसको बोलते हैं बजट। अब बजट लेके आते हैं। बजट में क्या होगा कि मान लो हमने 5 ईयर के बारे में बजट बना दिया या पर ईयर हमने बजट बना दिया, तो एक साल में हमारा कितनी इनकम हो गया, कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसके बारे में हमारे को पता होगा। यही क्या था हमारे, क्या था स्टार्टिंग में। देख लो, इसमें बताता है कि स्टार्टिंग में क्या किया बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में अपना प्लान को डिवाइड कर दिया और उसको बोलते हैं नॉन प्लान बजट। अब एक तो नॉन प्लान बजट और एक हमारा प्लान बजट। अब नॉन प्लान क्या था बेटा? नॉन प्लान में नॉर्मली क्या था, रूटीन आइटम्स थे ईयरली बेसिस पे जितना था, और प्लान में क्या था कि जो बाकी जो पूरा था ईयरली बेस था ये। ठीक है, इसके बारे में पूरा। और इससे क्या हुआ बेटा कि जो जिस भी इन्वेस्टमेंट जिसकी हो रही थी उनको ये श्योरिटी हो जाती है, हाँ इतना खर्चा हुआ और ये हुआ। देखो ये आप इस पिक्चर को देख सकते हो, पिक्चर डिस्क्रिप्शन आपके पेपर में बार बार आता है। अब प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश तो हो जाता है। देखो रूरल एरिया किस तरीके से दिखाया गया है, कैसे फोकस करते हैं। अब सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा 5 ईयर प्लान में, जो प्लानिंग कमीशन में फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान होता है हमारा 1951 से लेकर 1956 तक। मेन चीज़ें क्या याद रखनी है आपको, यहाँ पे ध्यान से देख लो। सबसे पहले कब आता है? 51 में आता है। ठीक है, देन किस पे इसका फोकस होता है, तो आपको क्या बताना है, इसका एग्रीकल्चर पे या एग्रेरियन सेक्टर पे इसका फोकस होता है। देन इसका जो ड्राफ्ट है वो कौन बनाता है, ड्राफ्टिंग कौन बनाता है, इसका KN राजी। 3 चीज़ें बस ये आपको याद रखनी है। और इसके लिए हमारे यहाँ पर कुछ काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हमारे सामने आते हैं, जैसे आप कह सकते हो काफ़ी भाखड़ा नांगल डैम है, इस पे ही इसके लिए ही फोकस किया गया था। ठीक है, बाद में कोई हमारे प्लानर ये भी डिसाइड करते हैं कि इनकम को भी यहाँ पे बढ़ाया जाए, नेशनल जो इनकम को बढ़ाया जाए। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि इनकम बढ़ाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, सेविंग करनी पड़ेगी, और सेविंग करेंगे और खर्चे कम होंगे। लेकिन पहले ही बेटा 1950s के आसपास
खर्चे बहुत कम कर रखे थे, क्योंकि इनकम थी नहीं। इस वजह से 5 ईयर प्लान जो है हमारी जो नेशनल इनकम है उसको नहीं बढ़ा पाता है। इवन 1960 और 17 में तो ये जो नेशनल इनकम धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है। ठीक है बेटा। सेकंड अब पढ़ेंगे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान आता है हमारा, उसमें फोकस किस पे होता है, इंडस्ट्री पे होता है। देखो फर्स्ट में एग्रीकल्चर पे था, सेकंड में इंडस्ट्री पे है। अब ये किसने इसको ड्राफ्ट किया, किसकी लीडरशिप में, तो आप बता सकते हो पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन विच ईयर ये कब आता है हमारे सामने, बता सकता है कोई भी बच्चा हमारे सामने कब आता है। 1956 से बेटा 5 ईयर है, 1961 तक हमारे सामने आता है। ठीक है, फोकस होता रहता है किस तरीके से सोसाइटी का डेवलप किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई जाए, इनकम को बढ़ाया जाए। काफ़ी हद तक ये भी हमारा क्या रहता है, देखो ये रेशियो देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे की कंट्रोवर्सी। अब क्या कंट्रोवर्सी होती है यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्री में। अब देखो हमारे जो बेटा जितने भी लीडर हैं, जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि जो पैसा है हमारे पास वो हम एग्रीकल्चर पे लगाएं या इंडस्ट्री पे लगाएं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब सेकंड जो प्लान था बेटा वो हमारा वो मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने एग्रीकल्चर पे कुछ ना लगाओ, लगाया था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने ये भी चाहा था कि जो रूरल एरिया है उसको डेवलप किया जाए। अब देखो यहाँ पर JC कुमारप्पा हैं, उन्होंने हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट लेकर आए थे कि जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बढ़ाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 100% जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था वो सिर्फ इंडस्ट्री पे ही फोकस था, नहीं, साथ साथ उन्होंने एग्रीकल्चर पर भी इन्वेस्टमेंट की थी। अब चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये कांग्रेस लीडर थे, बाद में कांग्रेस को छोड़कर ये भारतीय लोकदल अपनी पार्टी एस्टेब्लिश करते। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बेटा ध्यान से सुनो, इन्होंने कहा कि सेंट्रल ऑफ प्लानिंग जो एग्रीकल्चर है वो क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल सेंट्रल प्लानिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमने सिर्फ अर्बन के बारे में सोचा, इंडस्ट्री के बारे में सोचा, तो उसका रिजल्ट किसको पे करना पड़ेगा, फार्मर को और जो रूरल पॉपुलेशन है उसको। आप उसके लिए तो कुछ कर ही रहे हो, नहीं रहे हो। लेकिन हमने बाद में देखा बेटा कि कुछ हमारे जो थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, लीडर्स हैं, वो क्या मानते हैं कि अगर हमारे देश से गरीबी को कम करना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो एग्रेरियन स्ट्रेटजी है इसको हमारे को प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि उन्होंने क्या किया था। देखो एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने भी कुछ ऐसे लैंड रिफॉर्म किया। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिसोर्सेज है अमंग द पुअर इन द विलेज, ये भी ठीक ढंग से किया। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि हमने पॉलिसी तो बनाई थी, वो पॉलिसी क्या हुई, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अच्छे तरीके से लागू नहीं हुई। इस वजह से हमारे को क्या एग्रीकल्चर में रिजल्ट नहीं मिले, यही वजह रही कि हम सक्सेस नहीं हुई। बाकी कुल मिला के ठीक ऐसा कुछ नहीं है कि वही सफल नहीं होता है। ठीक है, होता है। हम पढ़ने वाले हैं अब इसी के बारे में बेटा, जो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर है। जो गवर्नमेंट मैंने बताया ना तो हम अमेरिका वालों को फॉलो करते हैं और ना ही हम USSR को फॉलो करते हैं। हमने क्या किया था, मिक्स लेके आए थे ना, मिक्स इकोनॉमी लेके आते हैं हम। तो इंडिया वाले क्या कहते हैं कि 2 डेवलपमेंट के थे, या तो कैपिटल वाला चुनो या हमारा सोशलिस्ट वाला चुनो। अब हमने क्या करा बेटा, मिक्स चुन लिया। और मिक्स में हमने क्या किया, कुछ चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, ये प्राइवेट्स को दे दी। ठीक है, कुछ बाकी जैसे हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे इंडस्ट्रियल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ ट्रेड वगैरह हैं, वो क्या ले लिया, गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। अब क्या हुआ कि उस वजह से जो प्राइवेट वाले थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि स्पेस नहीं दिया सरकार ने। अब प्राइवेट में क्या लगा दिया बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप पिक्चर को देख सकते हो, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, कितने फॉलोवर हैं इसके, ये देखो प्राइवेट सेक्टर कहाँ बैठा हुआ है। अब इसमें क्या कर दिया बेटा प्राइवेट सेक्टर में सरकार ने कि देखो अगर आपको कहीं पर भी कोई अपना इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब काफ़ी पॉलिसीज़ बना दी। उसको फॉलो करते करते इतनी इरिटेशन हो जाती है कि आपको लगा कि हम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि हाँ मतलब डेवलपमेंट तो होती है लेकिन बहुत अच्छी नहीं हो सकती। इससे क्या हुआ बेटा, हमारे सामने एक मिडिल क्लास वर्ग हमारे सामने आ जाता है। उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया इसका, क्योंकि जो ज़्यादा से पुअर थे वो तो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाते हैं, जो रिच हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं, जो बीच वाले आते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ उनके पास पैसे मिल जाते हैं तो वो अपना क्या करते हैं, कल्टीवेशन का काम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल में भी अपने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वहाँ तक चले जाते हैं मिडिल क्लास वाले। ठीक है बेटा, मेजर आउटकम्स क्या निकले,
मेजर आउटकम्स मेन चीज़ ये निकली कि अगर हम पुराने टाइम में जो हमारी फाउंडेशन है अगर वो वीक रह जाती तो आज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे सामने आए ना, ये नहीं होते। हमने यही देखना है कि जो जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज हमारे पास हैं वो ये वजह है कि हमारी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है बेटा, लैंड रिफॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था, पीछे भी पढ़ा था कि लैंड रिफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ विवाद भी होता है। क्या होता है बेटा, इसमें जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है। देखो पहले क्या था बेटा, अंग्रेज़ों के टाइम में देखो 1793 में क्या आता है, एक परमानेंट सेटलमेंट आता है। उसमें क्या होता है, एक ज़मींदार होता है। ठीक है, ज़मींदार को गांव की पूरी ज़मीन दे दी जाती है। एक ज़मींदार की बेटा अंडर नियर अबाउट 400 के आसपास विलेज भी हो सकते थे। अब उस विलेज से जो ये ज़मींदार है ये क्या करता था, रिवेन्यू लेता था, और रिवेन्यू किसको देता था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता, कुछ पैसे ही अपने पास रखता। इस तरीके से जो ज़मीन थी उसका मालिक ये नहीं था, ये तो कलेक्टर था, मालिक किसान भी नहीं थे, मालिक कौन था, ये ब्रिटिश सरकार थी मालिक। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। जब हमारा इंडिया क्या होता है, इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, तो जो सिस्टम ऑफ जमींदारी था ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कर दिया बेटा, ज़मीन का एक बिग पार्ट बना दिया ज़मीन का। ठीक है, उसको क्या कर दिया, जो छोटे छोटे किसान हैं उनको वहाँ पर खेती करने के लिए बोल दिया गया। अब कोई ऐसे लो नहीं बने, अगर बहुत बड़ा ज़मींदार था उसको ऐसा लो बना दिया कि उसको एक पर्टिकुलर लिमिट बना दी हुई, एक व्यक्ति के पास इतनी ही ज़मीन होगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि ज़्यादा ज़मीन है सरकार अपने पास एक्वायर कर लेती है और डिफरेंट छोटे छोटे ज़मींदारों में या किसानों में उसको बांट देती है। इससे क्या हुआ, कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ, लेकिन इसका बाद में विवाद भी हो जाता है कि अपनी ज़मीन जो है दूसरों को कौन देना चाहता है, आप लोगों को पता ही है बेटा। ठीक है, फूड क्राइसिस है ये। ठीक है, फूड क्राइसिस हम कहाँ पे देखते हैं, इस चैप्टर में फूड क्राइसिस हम बिहार में देखते हैं। 1960s में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे वहाँ पर फसलें ख़राब हो जाती हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है कि लोग खाने के लिए तरस जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, उसके बाद इस चैप्टर में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सबको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या होता है, सबसे ज़्यादा सरकार क्या करती है, उस एरिया में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाती है जो पहले से ही डेवलप था, क्या करती है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स देती है, फर्टिलाइज़र देती है, पेस्टिसाइड्स देती है, जिससे क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा खेती अच्छी हो सके। और कौन सी फसल के बारे में होता है, ज़्यादातर बेटा गेहूँ के लिए और वो क्या बोलते हैं चावल के लिए, इस तरीके की फसल पे इससे ज़्यादा से ज़्यादा होता है। मेन जो फोकस होता है इस पर पंजाब हरियाणा यूपी पे होता है, बाकी कुछ एरिया हैं जिन पे कुछ इसका फोकस ज़्यादा नहीं होता। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी आए और नेगेटिव इफेक्ट भी आए। ठीक है बेटा, इस तरीके से फिर बाद में कुछ और डेवलपमेंट होती हैं। ठीक है बेटा, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, हैव ए नाइस डे।